इजरायल और ईरान के युद्ध को छिड़े काफी दिन बीत चुके हैं, जिसका बुरा असर अन्य पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है। भारत भी इसमें अछूता नहीं है। आज शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा तो इधर सोने और चांदी के दाम भी लगातार गिरते जा रहे हैं। पिछले 10 दिन का अगर आंकड़ा निकाले तो सोने के दाम लगातार 11,000 तक नीचे जा चुके हैं। इस पर हम एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। देखिए, बहुत सारे वॉर्स ऐसे होते हैं, जब वॉर होते हैं तो लोग गोल्ड और सिल्वर के ऊपर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि वही एक एसेट दिखाई देता है लोगों को जो एक सेफ हेवन है। और ऑल ओवर वर्ल्ड इकोनॉमीज के अंदर ये देखा गया है कि वॉर के समय पे सोना और चांदी हमेशा बढ़ता है। इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार वॉर की सिचुएशन है और सोना और चांदी प्लस जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट्स हैं, शेयर बाजार है, वो टूट रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही रीजन है। रीजन ये है कि आज की डेट में क्रूड एक बहुत बड़ी कमोडिटी के रूप में साबित हो चुका है। क्रूड एक ऐसी कमोडिटी है जिसके बिना देश चल नहीं सकते। जब ऐसा होता है कि देश नहीं चल सकते, जैसे परिवार के अंदर अगर आज रोटी और कपड़े की जरूरत भी पूरी ना हो रही हो तो आप सोने और चांदी में दिमाग नहीं लगाएंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक स्तर पे और वर्ल्ड लेवल पे जब क्रूड एक ऐसी कमोडिटी बनी हुई है जिसको मंगाना भारी पड़ रहा है देशों के लिए और जिसको मंगाने में दिक्कत आ रही है, तो सोने और चांदी से ध्यान हट चुका है। और ध्यान हटने की वजह से ही शेयर बाजार और सोने चांदी में गिरावट आ रही है। युद्ध कंटिन्यू 10 दिन से ज्यादा हो चुका है और ये देखा गया कि इस 10 दिन में सोने के दाम लगातार 11,000 समथिंग एक रफली आइडिया के अनुसार डाउन होता जा रहा है। जिन लोगों ने गोल्ड को खरीद कर रखा था इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि 1,94,000 समथिंग चला जा चुका था गोल्ड, तो कहीं ना कहीं वो एक नुकसान उनके लिए भी है। दूसरा, युद्ध अभी और आगे भी चलेगा, अभी इससे संभावना ऐसी दिख रही है। तो क्या लगता है कि जो गोल्ड के जो सेलर है वो क्या, उनके लिए क्या राय है आपको? देखिए, सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करते समय आदमी को अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो रुख देखा गया उसमें ये देखा गया है कि रिटेल इन्वेस्टर इस उठक पटक के अंदर फंस रहा है। जब रिटेल इन्वेस्टर फंसना चालू हो जाता है तब सही तरीका ये होता है कि वो उस चीज से बाहर निकल जाए और अपने पैसे को बचाए। जितना पैसा वो बचा पाएगा उतना ही पैसा मार्केट ठीक होने पे वो आगे इन्वेस्ट कर पाएगा। अगर अभी कैपिटल इरोड हो गई तो फिर उसका बचाव नहीं किया जा पाएगा। इजराइल ईरान का युद्ध कंटिन्यू चल भी रहा है और भी देशों में जगह जगह युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। भारत पे भी इसका असर इसी की वजह से देखने को मिल रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या सजेशन देंगे, खासतौर से गोल्ड पर, कि वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करें या नहीं करें? देखिए, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं सोने और चांदी में तो आपको अपनी कैपिटल को बचाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि कोई ऐसा रेट आए जिसमें आप दोबारा से बाइंग चालू कर पाए। अगर आप एक पीरियोडिकल इन्वेस्टर हैं और हर बार एक निश्चित समय पे सोना और चांदी खरीदते हैं, जैसे कि 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार, तो आपको वो जारी रखना चाहिए, चाहे जो मर्जी रेट आए। नए इन्वेस्टर के लिए सलाह मेरी तरफ से ये रहेगी, हालांकि ये सलाह मेरी निजी सलाह है और मैं किसी को मेरी सलाह के ऊपर काम करने के लिए नहीं कहूंगा, ये रहेगी कि सोना और चांदी के स्तर थोड़े से नीचे आने पे आप फ्यूचर में सोने और चांदी को दोबारा बढ़ते हुए देख सकते हैं। कोई एक अच्छे लेवल जैसे कि 1,30,000 या 35,000 के आसपास सोना और चांदी लगभग 2 लाख के भाव अगर मार्केट में देखने को मिलते हैं तो निश्चित रूप से ये ऐसे भाव होंगे जिसमें सोना और चांदी खरीदा जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। इसके 3-4 रीजन है। गोल्ड बढ़ने के भी कई रीजन थे और घटने के भी कई रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जो डी डॉलरेशन चल रहा था वो री डॉलरेशन हो गया है। कारण क्या है, अभी 65 रुपए का जो तेल था अब उसमें डॉलर लगने लगे 110, तो यानी कि डबल डिमांड हो गई। उससे डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ और मजबूत होने के बाद में सोने पे दबाव बन गया। दूसरा, इंटरेस्ट रेट की फेड की मीटिंग थी कई देशों की, उसमें भी वो इंटरेस्ट रेट घटाने की पोजीशन में नहीं है, तो वो भी सबसे बड़ा कारण है कि सोने पे दबाव बनाता है, सेफ हेवन नहीं रह जाता। तीसरा, जो ये जो एकदम से 2022 से सोना 4 गुना और चांदी 7 गुना हुई थी, वो कहीं ना कहीं आकर के सेटल हो गई। यूरोपियन सेंट्रल बैंकों की अभी कोई भी बाइंग बंद है, ETF की
तकरीबन बाइंग ना के बराबर है, क्योंकि तेज भाव में, चलते हुए तेज भाव में इन्वेस्टर चाहता है कि मुझे तुरंत नफा लूं। अभी गिरते हुए भाव में पूरे हिंदुस्तान में गृहणियों ने, इन्वेस्टर ने सोना चांदी लेके तेज भाव में रखी हुई है। अब तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कब तेजी आए और कब हम नफा निकाल के और अपने माल को बेच दें। तो उनको कैसे नफा मिलेगा? सब लिक्विडिटी की कमी है। आज मार्केट में आप देखिए पूरा बाजार खाली पड़ा हुआ है, ना ज्वेलरी का ना बुलियन का। भाव इतना गिर चुका है कि 1,44,000 रुपये आ चुका है अभी। उसके बावजूद भी बाजार में कोई फोन नहीं बज रहा कि मेरे को 100 ग्राम सोना दिला दीजिए, क्योंकि लिक्विडिटी की कमी है। तो इस सारे कारण मिलाकर के ये हमारे को सोने पे, चांदी पे दबाव बनाते हैं। युद्ध अभी लगातार चले रहे, तो क्या आपकी प्रेडिक्शन, आपका क्या कहना है कि मानना है कि ये अभी और डाउन हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी इन्वेस्टर जो है, सटोरिया जो है, स्पेकुलेटर जो है, वो क्रूड में शिफ्ट हो चुका है। अभी क्रूड में $150-200 तक जाने की संभावना है, जैसा कि हाल लग रहा है। जो ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, यहाँ पर ईरान का कब्जा है और यहाँ से तेल या पीएनजी या गैस ये सब नहीं होंगी। तो अभी युद्ध चल पड़ा है क्रूड की तरफ। अभी सोने में, चांदी में, मेटल में, किसी भी धातु में कोई तेजी की संभावना नहीं है। तो इससे अभी गिरावट को एंजॉय करना चाहिए। दर्शकों को आप क्या सजेशन देंगे अपने अनुभव के आधार पर? देखिए, किसी को भी पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग, यदि किसी ने 4 लाख में चांदी ले रखी है, 1,93,000 में सोना खरीद रखा है, वो भी सोचेगा कि अभी और मंदा आ जाएगा तो मैं भी बेच लूं, नुकसान करके बुक हो जाऊं, और घटेगा तो मैं ले लूं। उसको पैनिक सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए और पैनिक बाइंग भी नहीं। अभी टूट का इंतजार करना चाहिए। अभी इसमें काफी मंदी छुपी हुई है। जैसे जैसे पिछले साल ही सोना 75,000 रुपये था और 1,93,000 रुपये हो गया, तो कितनी तेजी, कोई भी बॉल है आप अगर आसमान में फेंकोगे उतनी गति से नीचे भी आएगी। हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे। अभी पोलैंड है, छोटा सा देश है, उसने भी 70-80 टन सोना बेचने की एक बात की है, अप्रूवल मांगी है। तो सारे हालात जो है ना, हालांकि रुपया हमारा कमजोर है जिसकी वजह से सोने का भाव, नहीं तो अभी ये 4,000 रुपये और नीचे होना चाहिए था, 5,000 रुपये का भाव। तो सारे कारण मिला के अभी सोने को फेवर नहीं कर रहे हैं। तो अभी इसमें बाइंग की तरफ नहीं बैठना चाहिए। ईरान और इजराइल का युद्ध बीते कई दिनों से चल रहा है, जिसका बुरा असर अन्य देशों पे भी पड़ रहा है और उसमें भारत भी अछूता नहीं है। आज शेयर मार्केट लगातार नीचे गिरता चला गया, क्या वजह रही, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अर्थशास्त्री जी मौजूद हैं। सर जिंदल जी, लगातार शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर रहा है, क्या वजह? देखिए, वजह बड़ी क्लियर है। ग्लोबल मार्केट में हड़कंप है क्योंकि ईरान वॉर अब बहुत इंटेंस होती जा रही है। पहले बात थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कि ऑयल सप्लाईज कैसे होंगी या ऑयल सप्लाईज रुक जाएंगी, इश्यू ये था। अब बात ऑयल सप्लाईज रुकने की नहीं है। अब ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज और गैस फील्ड्स पे बॉम्बिंग हो रही है। तो चीजें, थिंग्स आर टर्निंग फ्रॉम बैड टू वर्स। तो क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल फील्ड, गैस सप्लाई यूनिट्स के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, तो अब ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल महंगा हुआ पड़ा है। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी को डर है कि क्या क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई ग्लोबल इकोनॉमी को वक्त पे मिलती रहेगी या इरेगुलर होगी। अगर इसकी सप्लाई इरेगुलर होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी में ना सिर्फ महंगाई बढ़ जाएगी, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सी फैक्ट्रियों के बंद होने के भी सवाल खड़े हो जाएंगे। तो अब ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही स्लो डाउन का शिकार थी ईरान वॉर से पहले। अब ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन, स्टैगफ्लेशन में जाने की संभावना है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब ग्लोबल इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आती है, इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है और ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी अब बढ़ेगी। तो जब ग्लोबल इकोनॉमी डीप रिसेशन में जाएगी, जब ग्लोबल इकोनॉमी के स्टैगफ्लेशन में जाने की संभावना होगी, तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट दुनिया भर के शेयर मार्केट्स पे पड़ा है। ग्लोबल इकोनॉमी में जो हड़कंप मचा हुआ है, ईरान वॉर जिस तरीके से इंटेंस होती जा रही है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है, जिस तरीके से रिसेशन इंटेंसिफाई होने की संभावना है, ग्लोबल इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन आने की संभावना है, वो चीजें पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है। और चीजें अगर आगे और खराब हुई तो ग्लोबल मार्केट्स का
और भी नुकसान होने की संभावना है। सर लगातार अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक कर ही रहे हैं, संभावना यह है कि युद्ध आगे भी और चल सकता है, तो क्या शेयर मार्केट अभी और धड़ाम से नीचे गिरेगा? जी हां, अगर वॉर इंटेंस होता है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, वॉर और इंटेंस हो सकता है। अगर वॉर और इंटेंस होता है तो जाहिर सी बात है ग्लोबल लेवल पे इक्विटी मार्केट्स और ज्यादा गिर सकती हैं। भारत को इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वॉर उधर चल रहा है लेकिन इम्पैक्ट भारत पे ज्यादा बुरा असर कितना करेगा? आज दुनिया की सारी इकोनॉमीज आपस में कनेक्टेड हैं। हालांकि हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, बट ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, ग्लोबल रिसेशन की वजह से अछूता भारत भी नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्टेड है। हम ऑयल एंड गैस का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं, तो हिंदुस्तान में भी कुछ तकलीफ आने की संभावना है। अब ग्लोबल लेवल पे एज एन इकोनॉमिस्ट मैं इन्वेस्टर्स को कहूंगा, कैश इज किंग। लिक्विडिटी रखें। लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं कि नोट ही हाथ में रखें, अपने बैंक में पैसा रखें। ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टर्स को कहूंगा, क्योंकि आज हालात सिर्फ ऑयल एंड गैस के नहीं है, मार्केट्स के नहीं है। जिस तरीके से चीजें खराब हो रही हैं, हो सकता है कल यूरोप में फैक्ट्रियों के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाए। हो सकता है कल यूरोप में लोग नौकरियां भी लूज करना शुरू कर दें। तो ऐसे में जिसके पास बैंक में नकदी होगी वो सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि इस वॉर की पेस और इंटेंसिटी आज तक की सभी वॉर से कहीं ज्यादा है। तो चीजें आज ग्लोबल लेवल पे सही नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। सभी इन्वेस्टर्स को, सभी इंडिविजुअल्स को, सबको ये चीजें समझनी होंगी और एक्सेप्ट करनी होगी। निश्चित तौर पर किसी भी देश का युद्ध उस देश को काफी पीछे ले जाता है, और उसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध और देशों को भी पीछे की तरफ धकेल रहा है। कैमरा पर्सन मुनीष भल्ला के साथ अंशुमन यादव, टीवी 9 भारत, बस दिल्ली।